नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। एक नजर देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा में लोगों का अभिवादन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट्स तक सभी प्रोजेक्ट जनसेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। वहीं एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होती हुई प्रयागराज तक पहुंचेगा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यहां 2014 से पहले जो नारे लगते थे, घोषणाएं होती थी, वो चुनाव तक सीमित रहती थी, लेकिन 2014 के बाद अब जोड़ने का काम हो रहा है। आजादी के बाद जिन मुद्दों पर दूरी बनाई गई, उन सबको महत्व देने का काम पीएम योगी ने किया है। यूपी के अंदर 1947 से लेकर 2014 तक 1.5 एक्सप्रेसवे तक बना था, लेकिन उससे बाद 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं। आज यूपी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हो रहा है। पहली बार श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी के जगदीशपुर से हारीमऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करने पहुंचे। इसके अलावा राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल और प्रियंका की पदयात्रा को हर संभव सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई। लंबे अरसे के बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ऐसे में राहुल और प्रियंका के लिए जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दूसरा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। लखीमपुर सीडीएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले में जांच कर रही एसआईटी के इंस्पेक्टर ने बीते दिनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था। जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन नई धाराओं में बना दी है। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई। यूपी के गाजियाबाद में 2 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होती हुई ये दंपत्ति कार से गाजियाबाद लौटे थे। दंपत्ति को खांसी की शिकायत के बाद निजी लैब में जांच कराई गई। जांच में कोरोना की पुष्टि हुई और बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग के कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि हुई। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। उनके संपर्क में आए दिन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। इंडिया में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन की एंट्री हुई थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,145 नए केस सामने आए हैं, जबकि 289 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 84,565 हो गई। वहीं महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,77,158 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स की छापेमारी से सियासी पारा चढ़ गया है। छापेमारी के दौरान उनके घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। इनकम टैक्स की टीम वाराणसी से मऊ पहुंची। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात दिखी। बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूलों को आज से कक्षा 6 से 12 तक के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 27 दिसंबर 2021 से जूनियर क्लासेस के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं।
आपको बता दें कि स्कूलों को प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंद कर दिया गया था, जिन्हें अब दोबारा से खोला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाना था, लेकिन प्रदूषण पैनल ने स्कूलों को फिर से खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया गया है कि अब ऑफलाइन क्लासेस आयोजित की जा सकती हैं। बता दें कि राजधानी में स्कूल चरणबद्ध तरीके से फिर से खुल रहे हैं। छात्रों को बैचों में वापस बुलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि स्थिति सही आकलन की जा सके। देश में जहरीले हवा के साथ ही अब लोगों को बढ़ती सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर कोहरे के साथ कपकपाती ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में इस ठंड के सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पारे में गिरावट और आ सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया है। तो वहीं अगर आईएमडी की माने तो 19 दिसंबर से जम्मू कश्मीर का तापमान और गिरेगा। इसके बाद पारा गिरने से अचल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते यहां पर अब ठंड के साथ कोहरे का भी असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी के मुताबिक दिसंबर के शुरुआती 15 दिन मौसम इस बार 6 सालों में सबसे ठंडा रहा है। वहीं दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी खराब बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान बताते हैं कि एजेंसी सफर की माने तो यहां पर आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 अगर बात करें 319 है, जबकि ऐसे में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब यानी कि रेड जोन में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रहने पर अच्छी श्रेणी में आती है और ये 51 से 100 के बीच रहता है, जबकि संतोषजनक श्रेणी में और 101 से 200 के बीच में मध्यम श्रेणी में आता है। भले ही सीएम योगी जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु आए दिन आदेश निर्देश दे रहे हों, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। बस्ती में तहसील समाधान दिवस में जिम्मेदारी अधिकारी समय से नहीं आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जगह दूसरे अधिकारी को भेजकर खानापूर्ति कर रहे हैं। बस्ती जिले की सबसे बड़ी तहसील हरैया में आयोजित तहसील समाधान दिवस में ठंडक होने के बाद भी अपनी समस्याओं को लेकर दूर दराज से पहुंचे, लेकिन 10:30 बजे तक एक भी थाने का एसएचओ नहीं पहुंचा। इधर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शाहजहांपुर जा रहे कार्यकर्ताओं से भरी बस में बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के ढकिया गांव में 2 लोगों ने हमला बोल दिया और बस को रोककर चालक और परिचालक के साथ मारपीट की। बस के शीशे तोड़े। दरअसल बस चालक के हॉर्न बजा दिया था और जिस कारण ये लोग भड़क गए थे और फिर मारपीट करके शीशे तोड़े। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा करके पिछली सपा सरकार की उपलब्धि लोगों के बीच रखी। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे। जिले के इटावा विधानसभा के भवनी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में इस जनसभा में मंच से सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धि जनता के बीच रखी गई। मथुरा के थाना मान क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे की राधा रानी अंडरपास पर आगरा से नोएडा जा रहा कंटेनर चालक को नींद की झपकी आने से बैरिकेडिंग तोड़कर दोनों रोड के बीच में बने पुल के नीचे राधा रानी रोड पर गिर गया। वहीं आधा कंटेनर ऊपर ही रह गया और चालक इंजन सहित बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। नीचे राधा रानी रोड पर आ गिरा, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। कन्नौज में सड़क पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों समेत 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। मौत का समाचार सुन परिजनों में कोहराम मचा रहा। हरदोई के मल्लावा से शाहजहांपुर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी हुई मिनी बस शाहजहाबाद और उसके दूसरी बस से टकरा गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद ले जाया गया, जहां पर 3 की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल हरदोई रेफर किया गया। सभी लोग हरदोई जिले के मलावा क्षेत्र के रहने वाले।
इधर बदायूं के अंबेडकर पार्क के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ता मूर्ति हटाने के विरोध में रोड जाम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन भेजा। पुलिस ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन के बाद अब 12 महापौर काशी से अयोध्या पहुंचे। सभी महापौरों ने राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। सभी ने कनक भवन और हनुमानगढ़ी जाकर भी दर्शन किया। रामलला का दर्शन करने के बाद सभी महापौर काफी खुश नजर आए। इधर बागपत जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्टेनो सुरेश कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। वायरल ऑडियो में स्टेनो सुरेश कुमार द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की बात साफ सुनाई दी जा रही थी, जबकि वीडियो में बकायदा स्टेनो सुरेश कुमार रिश्वत लेते कैमरे में कैद होते दिखे। स्टेनो द्वारा ये रिश्वत गुप्त रोग के चिकित्सक से मांगी गई थी। सीएमओ ने 2 डॉक्टरों की कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। वाराणसी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे छात्रों की मांग है कि सर सुंदरलाल चिकित्सा के चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और बीएचयू परिसर के अंदर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की तत्काल व्यवस्था हो। चरखी दादरी के डुहाका देना गांव में शहीद दरियाव सिंह सांगवान की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि घोटाला किया गया है और वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सहारनपुर के जलालपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अलीगढ़ में वोटर लिस्ट में नाम को लेकर हंगामा हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरएलडी और सपा से संबंध रखने वाले वोटरों के वोटर लिस्ट में नाम गायब हो गए, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी बलिया से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा का बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि यहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अलीगढ़ में मनबड़ बदमाशों ने तमंचे के बल पर शराब के ठेके पर लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू की। पीड़ित ने बताया कि बाइक सवार बदमाश ने तमंचा दिखाकर सेल्समैन से करीब 47,000 रुपए लूट लिए। नोएडा के गौर सिटी के 7वें एवेन्यू सोसाइटी में बीती रात बेसमेंट में पड़े कचरे में अचानक आग लग गई, जिसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद सदर तहसील परिसर में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। टॉयलेट में चारों तरफ गंदगी है। वहीं सीएम योगी लगातार ये आदेश देते नजर आते हैं कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने दफ्तरों में समय पर बैठेंगे। वहीं अपने दफ्तरों में बीड़ी, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का इस्तेमाल न करें, लेकिन उन आदेशों के विपरीत तहसील परिसर में जमकर अधिकारी और कर्मचारी और बाबू गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं। अधिकारियों की मौन सहमति और पुलिस की सांठगांठ के चलते इस इलाके में धड़ल्ले से खनन का कारोबार चल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया। वहीं सरयू आरती की और अयोध्या के संतों से भी मुलाकात की। अयोध्या धाम पहुंचे अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों प्रमुख अखाड़ों के एक सदस्य को ट्रस्ट में स्थायी सदस्य बनाने की मांग करेंगे। वहीं ट्रस्ट में कुछ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, तो कुछ का कोई भी योगदान नहीं है। इधर थाना जमुनापार इलाके स्थित मंडी के पास तालाब में अज्ञात युवक का शव तैरता मिला। 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की हत्या कर शव को तालाब में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक की शिनाख्त और घटना की जांच में जुटी है।
बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं और वो बाल विवाह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बलिया के टाउन हॉल में आयोजित समाजवादी पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची जूही सिंह ने मीडिया के सवाल जवाब में बीजेपी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने की बात को लेकर कहा कि सरकार ने विपक्ष से बिना चर्चा किए ये फैसला किया। संसद में यदि बीजेपी उम्र बढ़ाने का बिल लाती तो उसका प्रारूप देखेंगे कि क्या ला रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के फैसले को लेकर किन्नर अखाड़े ने सही बताया। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने से लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने से लड़कियां अब अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकेंगी। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण किए जाने का स्वागत किया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद शाखा द्वारा रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर यूनियन के पदाधिकारियों फैजाबाद ब्रांच की स्थापना की। स्थापना दिवस पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को चुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से आए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एसोसिएशन के सह महामंत्री को जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं कामरेड R.K. पांडे ने बताया कि विभाग के जितने भी पेंशनर्स उनकी समस्या को सुना गया, उनको उनकी समस्या का आश्वासन दिया गया। अंबेडकर नगर में सुभाष हत्याकांड के मामले में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित की माने तो यहां पर मामले में सभी आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं गुस्साए पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होने की प्रदर्शन शुरू किया और खोजने की बजाय परिजनों द्वारा नाम बताने का इंतजार कर रही है। घटना को लगभग 1 महीना बीतने को है और हत्यारे पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर बने हुए हैं। अमेठी में कोतवाली पुलिस के ऊपर एक बार फिर से मारपीट का आरोप लगा। पीड़ित की माने तो वो बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक थाने में अपनी शिकायत लेकर गया था, जिसके बाद वहां पर तैनात सिपाही ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने सीओ कार्यालय पहुंचकर सिपाही के खिलाफ शिकायत करने की कार्रवाई की। ये पूरा मामला चौबे भरेथा गांव का बताया गया। हमीरपुर के भैंसमरी गांव में बीती रात मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि विवाद में एक पक्ष के 5 लोग जबकि दूसरे पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बेसिक शिक्षा मंत्री पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर सवाल किया, जिसके जवाब में डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि विपक्ष अनर्गल आरोप लगाता रहता है, कहीं भी किसी असंवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया गया। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि रिपोर्ट आएगी तो दिखाया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार से अगर 5 दिन के अंदर कोई न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी राजधानी की सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।